हेलो एवरीवन। उत्तराखंड बोर्ड द्वारा जारी हाई स्कूल एग्ज़ाम 2024 के लिए एक जो मैथमेटिक्स का एक मॉडल पेपर जारी किया गया है, उस मॉडल पेपर के ब्लूप्रिंट और पेपर डिज़ाइन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था और आज हम बात कर रहे हैं उसी मॉडल पेपर की सॉल्यूशन की। तो आज मैं लेकर के आया हूं मॉडल पेपर के सॉल्यूशन का पार्ट 1 और इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। और क्वेश्चन नंबर 1 में 8 पार्ट हैं और आठों के आठों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि एमसीक्यूज वाले प्रश्न को हमें कैसे सॉल्व करना है और अपनी आंसर बुक में उसे कैसे लिखना है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के पहले क्वेश्चन की। और पहले क्वेश्चन का भी पहला पार्ट आपके रियल नंबर्स वाले पार्ट से है और इसमें 4 संख्याएं दी गई हैं। इनमें से आपको अपरिमेय यानी इर्रेशनल नंबर ढूंढना है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। 22/7 p/q की फॉर्म में है। √4 एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू है 2। तो ये दोनों तो परिमेय संख्या हो गई। पाई को आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है और हम लिख सकते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, अतः इसका विकल्प 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन द्विघात समीकरण से है और यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दी गई है, आपको इसका विविक्तीकर ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप द्विघात समीकरण लिखेंगे और इसकी तुलना व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से करेंगे। तो आपको मिलेगा a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 3। अब आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तीकर निकालना है और जिसका फॉर्मूला है d = b² - 4ac। सारी वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे। तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। -4 का स्क्वायर 16 और 4 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके आएगा 24। तो वैल्यू आई आपकी d = -8। तो हम लिख सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण का विविक्तीकर है -8। स्टूडेंट्स, इसी सवाल को अगर इस तरह से कहा जाए कि इसके मूलों की प्रकृति याद कीजिए, तो यह 1 नंबर की जगह 2 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। और इसके बाद आपको ये सारे d निकालने के बाद आपको देखना होगा d की वैल्यू। जैसे यहाँ पे d की वैल्यू नेगेटिव है, तो आप कह सकते हैं कि इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर d की वैल्यू एग्जैक्ट 0 आती है, तो आप कहेंगे मूल वास्तविक हैं और दोनों मूल समान हैं। लेकिन अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आती है यानी 0 से बड़ी है, तो आप कहेंगे कि दोनों मूल वास्तविक हैं और दोनों मूल भिन्न भिन्न हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि विविक्तीकर है -8, अतः विकल्प 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, cot 60 डिग्री का मान आपसे पूछा गया है। तो ये प्रश्न भी बहुत आसान है, आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको एक टेबल याद दिलाता हूँ, जहाँ पर हमने 0 से लेकर 90 तक की जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू पढ़ी थी। साइन 0 के लिए 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री के लिए 0, साइन 30 डिग्री के लिए हाफ, 45 डिग्री के लिए 1/√2, 60 डिग्री के लिए √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। इसी टेबल को आप कॉस के रूप में देखेंगे तो इसको रिवर्स ऑर्डर में ले लेंगे, यानी जो साइन 90 की वैल्यू है वही कॉस 0 की वैल्यू होगी। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं, कॉस 0 की वैल्यू 1, 30 की वैल्यू √3, cos 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 1/0 यानी अपरिभाषित। अब हम ये भी जानते हैं कि cot थीटा = होता है cos θ/sin θ, यानी कि अगर हमें cot 60 की वैल्यू निकालनी है तो हम cos 60 की वैल्यू में sin 60 की वैल्यू से भाग दे देंगे। तो यहाँ देखेंगे cos 60 1/2 और sin 60 √3/2, इनको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा cot 60 = 1/√3 और 1/√3 है ऑप्शन 2 में। तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चौथा प्रश्न, बहुपद दे रखा है। देखिए, बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। ये द्विघात बहुपद है और समीकरण की अगर हम बात करते तो इसके आगे यहाँ पर = और इसके आगे कोई वैल्यू या 0 लिखा गया होता। तो यहाँ पर = का साइन नहीं है, तो ये बहुपद है और आपको इस बहुपद के शून्यक बताने हैं, शून्यकों का गुणनफल बताना है। तो इसके लिए देखेंगे आप फिर से वही x² - 3 व्यापक रूप है बहुपद का ax² + bx + c
और कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू 1, देखिए b यानी x वाला पद यहाँ पे बीच में नहीं है तो b की वैल्यू हो गई 0 और c की वैल्यू हो गई -3। तो अब आप ये भी जानते हैं कि बहुपदों का जो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, वो किसके बराबर होता है, c अपॉन e के बराबर। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा अगर आप निकालेंगे तो c की वैल्यू -3 और 1 की वैल्यू 1। तो इस प्रकार से -3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -3 और यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। तो शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर आ गया -3। स्टूडेंट्स, अगर सवाल शून्यकों का गुणनफल न पूछा गया होता बल्कि पूछा गया होता शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल के लिए होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि b की वैल्यू तो 0 हो गई तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 0। तो इसी सवाल को अगर शून्यकों का योगफल के रूप में पूछा होता तो तब उत्तर होता आपका 0। फिलहाल यहाँ पर पूछा है शून्यकों का गुणनफल और उसका आंसर है -3, तो आप लिखेंगे ऑप्शन 4 सही आंसर है। पांचवा पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है और बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, बिंदु दे रखा है 2 - 4 और इसकी x अक्ष से दूरी आपको बतानी है। तो आइए देखते हैं। ये एक हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है और इसमें x एक्स पर है 2, y एक्स पर है -4। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो पॉइंट होगा वो ये होगा और इसके कोऑर्डिनेट है 2 और -4। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कंफ्यूजन आप लोग करते हैं वो ये है कि x अक्ष से दूरी को आप लिख देते हैं 2, जबकि ये x अक्ष से दूरी नहीं बल्कि ये x कोऑर्डिनेट है और -4 y कोऑर्डिनेट है। अगर आपको x अक्ष से दूरी देखनी है तो आप यहाँ देखेंगे ये x अक्ष पर है 2 और y अक्ष पर है -4। तो ये जो दूरी हमने लिखी है ये है x अक्ष से दूरी और ये किसके बराबर है, -4 के बराबर। तो x अक्ष से दूरी -4 और ये वाली दूरी जो है ये y अक्ष से दूरी है, इसकी वैल्यू होगी 2। तो आप समझ गए होंगे कि y अक्ष से अगर हमें दूरी निकालनी है तो वो होगी 2 और x अक्ष से अगर हमको दूरी निकालनी है तो वो होगी 4। एक्चुअल में यहाँ पर जो आंसर दिए गए हैं उसमें 4 कहीं नहीं है, -4 लिखा हुआ है। तो -4 एक्चुअल में दूरी तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो -4 भी सही आंसर नहीं है। लेकिन अगर +4 आपको नहीं दिया गया है तो आप -4 को ही सही ऑप्शन मानेंगे। अगर -4 और +4 दोनों ऑप्शन दिए होते तो आप +4 पे टिक करते। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि x अक्ष से दूरी का मतलब यह है इसका y कोऑर्डिनेट और y अक्ष से दूरी का मतलब है x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर 4 आंसर आ रहा है, तो सही विकल्प होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है 4, 10, 16, 22 और इसका आपको 7वां पद बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको जनरली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए 4, 10, 16 और 22 दिया है। आप देख रहे हैं कि हर दूसरा जो अंक है वो 6 जोड़ने के बाद आ रहा है। तो ये 4 अंक है, 5वां हो जाएगा 28, 6वां हो जाएगा 34 और 7वां हो जाएगा 40। इस प्रकार से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर पदों की संख्या बहुत ज़्यादा होती, 7वां की जगह 70वां पद होता या 100वां पद होता, तो फिर आप इस तरह से नहीं लिख पाते। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, 7वां पद है तो a + 60 फॉर्मूला होगा। अगर 100वां पद होगा तो a + 99d होता। तो फिलहाल देखते हैं 7वां पद, a की जगह है 4 पहला पद और d की जगह है 6 दो पदों के बीच का अंतर, और 7वां पद है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है d को। तो 4 + 6 × 6 हो गया यानी 4 + 36 और फिर हम लिख सकते हैं a7 = 40 और a7 40 है विकल्प 3 में। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प 3 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रायिकता वाले पार्ट से है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो सिंपल सी बात है, हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं प्रायिकता की। पहला होता है असंभव घटना, जो घटना संभव नहीं है तो उसकी प्रायिकता लिखी जाती है 0। निश्चित घटना, जो घटना निश्चित रूप से होने वाली है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि किसी पासे को एक बार उछालने पर 6 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, तो 6 या 6 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, तो आप कहेंगे कि यह एक निश्चित घटना है, इसकी प्रायिकता होगी 1। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक पासे को उछालना है और 7 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो आप कहेंगे 0। और इसके अलावा बाकी और कोई भी घटना है तो उसकी प्रायिकता 0 से बड़ी होती है लेकिन 1 से
छोटी। तो यहाँ पर प्रश्न था निश्चित घटना की प्रायिकता, तो इसका जवाब होगा निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1 और विकल्प हो जाएगा 3। पहले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन थेल्स प्रमेय से है, त्रिभुज वाले पार्ट से, और यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है और उस त्रिभुज में BC साइड जो है उसके पैरेलल DE साइड है और आपसे पूछा गया है, आपसे AD और BD का रेशियो दिया गया है 2/3 और आपसे AE की वैल्यू पूछी गई है जबकि EC की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो थेल्स प्रमेय तो आप जानते ही हैं। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि किसी त्रिभुज में यदि भुजा BC के समांतर एक भुजा DE खींची गई है तो जो भुजा ने जो अन्य दो भुजाओं को काटा है उनका अनुपात बराबर होगा, यानी यहाँ पर AD/DB बराबर हो जाएगा AE/EC। लेकिन AD/DB दे रखा है आपको 2/3, AE का मान आपको निकालना है और EC दे रखी है 6। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो AE इक्वल हो जाएगा 6 × 2/3 और 3 से 6 को डिवाइड किया 2 टाइम्स, तो AE की वैल्यू आपके पास आ गई 4 सेंटीमीटर। वैसे भी आप देख लेंगे अगर ये 2 है ये 3 है और EC है 6, तो यानी कि 3 का दुगना है तो AD का दुगना AE हो जाएगा और AD है 2 तो AE हो जाएगा 4। तो हमारा सही जवाब है AE बराबर 4 सेंटीमीटर और इसका विकल्प लिया है 2, तो हमारा विकल्प 2 सही जवाब हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये पहले क्वेश्चन के 8 पार्ट हैं और इन प्रश्नों को आप बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं, बहुत कम समय में कर सकते हैं और सभी प्रश्नों के सही उत्तर आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको अपनी जो उत्तर पुस्तिका होगी उनमें प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं उसमें कई बच्चे कन्फ्यूजन करते हैं। कुछ तो केवल प्रश्न के आगे उसका विकल्प लिख के छोड़ देते हैं, कुछ प्रश्न के आगे केवल उसका ऑप्शन लिख करके छोड़ देते हैं, उत्तर लिख के छोड़ देते हैं, जबकि सही तरीका आपका लिखने का ये है कि जो भी सवाल आपको पूछा गया है उसका स्टेटमेंट लिखें और उसका विकल्प सामने लिख दें। ठीक है, तो इससे एग्जामिनर को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और वो जो उसका जो इंप्रेशन है आपकी कॉपी चेक करने का एक पॉजिटिव इंप्रेशन आप पर पड़ेगा, तो आपके आगे भी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आशा है ये वीडियो समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे इस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय।